लोग क्या देखते हैं इस पर कंट्रोल कर लीजिए, लोग क्या सोचते हैं इस पर कंट्रोल हो जाएगा, और अंततः लोगों की लाइफ चॉइसेस पर कंट्रोल हो जाएगा। ये विचार थे फेमस पॉलिटिकल थिंकर ग्रैमसी के। और इसी वजह से हर एक रजीम का फेवरेट रहता है सिनेमा, यानी कि सिनेमा को इन्फ्लुएंस कर दो। अगर पिछले कुछ समय में आपने देखा हो द काइंड ऑफ नेम्स, टाइटल्स विच वी आर फाइंडिंग इन बॉलीवुड मूवीज, तो शायद आप कुछ लिंक कर पाएंगे। खैर, आज की स्टोरी यूएसएसआर और इंडिया, और फिर उसके बाद रशिया इंडिया, और इसमें बॉलीवुड कनेक्शन क्या है, इसको समझने के लिए है। सिनेमा से आप सॉफ्ट पावर समझते होंगे, यानी कि भारत की मूवीज ये रशिया में पॉपुलर हुई, उस समय यूएसआर में पॉपुलर हुई, तो पीपल टू पीपल कनेक्शन का एक इंपॉर्टेंट जरिया था। लेकिन ये ऑटोमेटिकली नहीं हुआ था, इसके पीछे एक डेलिब्रेट स्ट्रेटेजी थी। हम स्टेप बाय स्टेप उसको जानेंगे, और आज के वर्ल्ड ऑर्डर में कैसे इसका इस्तेमाल है, इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, जानते हैं। पुष्पा नाम तो सुना होगा, फेमस डायलॉग है, फ्लावर नहीं फायर है मैं। और ये लिटरली रशिया की स्क्रीन पर अभी तक कई कई स्क्रीन पर चल रही है। बाहुबली के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है इसने। यहां पर दिख रहा होगा 10 मिलियन रूबल्स का कारोबार करा मात्र 25 दिनों में, जो लगभग 13 करोड़ के आसपास है। अब हमें इस मूवी में इतना रुझान नहीं है जितना रुझान इस बात में है कि ये मूवी इतनी ज्यादा क्यों चली। इसका कनेक्शन है वहां की सोसाइटी और वहां के पॉपुलर आइडियाज से। भले ही रशिया अब कम्युनिस्ट रेजिम से बाहर आया है, लेकिन रशिया की जो आइडियोलॉजी है वो थोरो कैपिटलिस्ट तो है नहीं। पुष्पा मूवी में भी एक ऐसा कैरेक्टर जो गरीब है, लेकिन वो इमर्ज होता है, पावरफुल बनता है, यानी कि वो गरीब वर्ग को एक होप देता है। तो जाहिर सी बात है ऐसे आइडियाज अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जरा रूट पर चलते हैं। जो रशिया का लव फॉर बॉलीवुड है वो शुरू कहां से हुआ। यहां पर 1950s में काफी पॉपुलर मूवीज आई, जैसे आवारा, राज कपूर की। राज कपूर एक्चुअली बिकेम अ पोस्टर बॉय देयर। और केवल राज कपूर ही नहीं, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, ये काफी ज्यादा वहां पर पॉपुलर हो गए। जैसे एक वाक्य इसमें बताया हुआ है इन वन ऑफ द बुक दैट वंस ऋषि कपूर वाज देयर एंड रशियन गवर्नमेंट हैज टू हायर मिलिशियाज जस्ट टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम ऑटोग्राफ हंटर्स। ऐसा था। कुछ मूवीज जैसे कि आवारा, श्री, 420, ये वहां पर काफी पॉपुलर थी। ये वाली बात मैं आपको बता रहा था। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई। पहला फेस्टिवल होता है 1954 में, जो यूएसआर की कैपिटल मॉस्को और इसके साथ कई अन्य शहरों में होता है। इसको ग्रैंड वेलकम मिलता है। ये ग्रैंड वेलकम केवल ऐसा नहीं था कि यहाँ के कुछ प्राइवेट जो फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस थे वो वहां पर गए और उन्होंने अपनी मूवी शो करनी स्टार्ट कर दी। नहीं, द ग्रैंड वेलकम वॉज डेलिबरेटली गिवन बाय द यूएसएसआर रेजीम। वो चाहते थे कि ये फिल्में वहां पर पॉपुलर हों। ऐसा क्यों। एक लिंक कहा जाता है कि 1950s में इंडिया जस्ट आजाद हुआ था और इंडिया की जो पॉलिसी थी वो नॉन अलाइंड की थी, यानी कि ना हम यूएसए के साथ हैं ना यूएसआर के साथ हैं इस कोल्ड वॉर में, यानी कि हम इस ब्लॉक पॉलिटिक्स में नहीं पड़ेंगे। तो ऐसे में यूएसएसआर को लगा कि एक मौका है, अगर हम इनकी मूवीज को यहां पर पॉपुलर कर दें तो इनका बिजनेस यहां पर चलेगा, प्लस हमारे और इनके लोगों में कनेक्शन बढ़ेगा। कनेक्शन बढ़ेगा तो लाइकली रिलेशन इन अदर स्फेयर भी इन्फ्लुएंस होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वहां के लोग ही तो वहां की पॉलिटिक्स में है, तो जाहिर सी बात है इंक्लेशन होगा। तो सॉफ्ट पावर ये केवल इंडिया की ही नहीं थी। अगर आप सोच रहे हो कि भारत की मूवीज पॉपुलर हो रही हैं, रशिया का सर्कस यहां पर काफी पॉपुलर हो रहा था, लेकिन ये सॉफ्ट पावर केवल इंडिया की नहीं थी। इट वाज गिविंग टैक्टिकल एडवांटेज टू यूएसआर इन दिस कोल्ड वॉर। कुछ और मूवीज जैसे कि राही, लेकिन इन मूवीज में एक बात कॉमन थी, दे वर सर्विंग द एजेंडा ऑफ कम्युनिस्ट ब्लॉक। अगर आप उस समय की मूवीज को देखें तो एक कैरेक्टर होता था कि ये ठाकुर है, ये अमीर है। रिच को ज्यादातर मूवीज में प्रोजेक्ट किया जाता था इविल, जो अमीर है तो उसको दिखाया जाता था ये तो विलेन है, और जो गरीब है वो हीरो है। आप में से कुछ लोगों को याद होगा, नहीं तो आपके मम्मी पापा या भाई बहन ने देखा होगा, कई मूवीज में ऐसा दिखाया जाता था कि अगर ठाकुर या उस एरिया का कोई अमीर आदमी है, उस एरिया में बस लेकर आ रहा है, बस वॉज अ सिंबल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड बस विच वॉज ओन्ड बाय कैपिटलिस्ट, यानी कि एक किसी ठाकुर, किसी व्यक्ति की ओनरशिप है। और ऐसे में उस मूवी में दिखाया जाता था कि बैलगाड़ी से चलना, तांगे से चलना वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इतने सारे लोगों का रोजगार टिका हुआ है। उस मूवी में दिखाया जाएगा रेस हो रही है दोनों में, और रेस में अंतिम में कौन जीता, एक्चुअली बस नहीं जीती, तांगा जीत गया। तो इस तरह के प्रोजेक्शन से होप दी जाती थी और एक गुडविल दी जाती थी टुवर्ड्स सोशलिस्ट आइडियाज, राइट, सो दैट attraction towards these industries, these private, you can say, ownership concept, this can be sideline। ये फेमस बुक है द कल्चर ऑफ मूवी गोइंग आफ्टर स्टालिन। इसमें
एनालाइज किया गया है सुधा राजगोपालन द्वारा कि किस तरीके से इन दोनों के बीच में मूवीज ने इंटरनेशनल रिलेशंस को शेप किया और इससे लार्जर जियोपॉलिटिक्स पर असर पड़ा। तो इसमें उन्होंने बताया कि ग्रैंड रिसेप्शन तो मिला था और ऐसे में ये बीच में टसल चल रहा था, इधर यूएसए था और इधर यूएसआर था। यूएसआर हर संभव कोशिश कर रहा था कि अलाइनमेंट हो जाए ज्यादा ज्यादा देशों के साथ, यानी कि इंडिया की मूवीज को अलाइन किया तो अपने आप को ज्यादा स्पेशल मत मानिएगा। कारण क्योंकि यहां पर जो यूएसआर है उसने अलग से एक सोसाइटी बनाई थी, जिस सोसाइटी का नाम था वॉक्स, VOKS। इस वॉक्स सोसाइटी को यूएसए ने कहा था कि एक प्रोपेगेंडा विंग है और वॉक्स ने अपनी विंग्स दुनिया के अलग अलग जगह पर बनाई थी। इसका पर्पस ही ये था कि दुनिया में अलग अलग जगह पर जो मूवीज हैं, जो प्लेज हैं, जो मीडिया है, उनके साथ कनेक्शन बनाओ और ऐसे में जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है, यानी कि जो यूएसआर की आइडियोलॉजी है, उसको प्रोपेगेट करो। तो ऐसे में ये इसको प्रोपेगेंडा मान रहे थे। और वो जो वॉक्स है वो एज अ ऑर्गेनाइजेशन हमारे प्रोडक्शन हाउसेस को टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड कर रही थी। दिस इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर बुक जो मैंने आपको बताया, सुधा राजगोपालन। इनका कहना है बाकायदा मूवी को बनाने के जो स्टेप बाय स्टेप यानी कि जो प्रोसेस है वो भी इन्होंने इंडियन जो प्रोडक्शन हाउसेस को बिल्ड करने में हेल्प करी, उनको ये सहायता दी। स्टार्टिंग में जो स्टालिन थे, यानी कि मैं बात कर रहा हूं जब आज़ाद हम अभी नहीं हुए थे, मतलब अभी ट्रांजिशन में था, पता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो मेजर पार्टी होगी, सरकार उसकी होगी। तो स्टालिन को लग रहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में काफ़ी सारे बुर्जुआ हैं, यानी कि कैपिटलिस्ट क्लास हैं, जो कि नेहरू और अदर लीडर्स के दोस्त हैं। तो इनको लगा कि ये जो बुर्जुआ हैं तो अल्टीमेटली इनका जो इंक्लिनेशन होगा वो तो यूएसए की साइड होगा, यानी कि भारत की नीति जो है आगे जाकर यूएसए की तरफ आने की उम्मीद है। ये भी माना गया कि ब्रिटिशर्स ने अभी अभी आज़ाद किया है तो ब्रिटिशर्स इतने आसानी से अपनी ग्रिप छोड़ेंगे नहीं, इनको कुछ ना कुछ लालच देंगे और अपने ही सेटेलाइट में रखेंगे कि तुम्हें इंटरनेशनल लेवल पर ये बेनिफिट हम देते रहेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक्चुअली जो वीके मेनन थे, वीके कृष्ण मेनन, ये स्टालिन से मिले उस दौरान लगातार 2 बार स्टालिन ने इनको बुलाया और ऐसे में इन्होंने डिस्पेल किया ये जो भी डाउट्स थे स्टालिन के मन में। तो स्टालिन को समझ में आया कि अच्छा, यानी कि ऐसा नहीं है और इंडिया और यूएसआर जो है वो लार्जर बेनिफिट के कंटेक्स्ट में एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई जो लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा को फैला रही थी। तो हमने सोचा कि हमें जो बेनिफिट मिल सकता है भाई वो बेनिफिट ले ले, राइट। ये वो वॉक्स सोसाइटी जिसकी हम बात कर रहे थे, सोवियत सोसाइटी फॉर कल्चरल रिलेशंस। देखिए बाकायदा फिल्म बनाने की मैनुअल भी ये प्रोवाइड कर रही थी प्रोडक्शन हाउसेस को। कमाल देख रहे हैं। उसी दौरान ये फेमस डायरेक्टर थे यूएसआर के और फेमस एक्टर वो इंडिया आते हैं और ये एक्चुअली रिपोर्ट देते हैं बैक वापस जाकर यूएसआर को कि नहीं, मतलब जो यहाँ का जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं और यहाँ की जो पब्लिक है उनकी जो डिमांड है वो हमारी आइडियोलॉजी से मैच खाती है। तो यानी कि यहाँ पर इंडिया में इन प्रोडक्शन हाउसेस को सपोर्ट करना, फाइनेंसेस करना, ये बहुत अच्छा होगा। यानी कि अल्टीमेटली जिस तरह की मूवीज़ हमें चाहिए उस तरह की मूवीज़ ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे में को प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। को प्रोडक्शन का मतलब है कि वहां के प्रोडक्शन हाउसेस और यहाँ के प्रोडक्शन हाउसेस ने मिलकर, यानी कि फाइनेंसिंग आ रही है और उसके बाद सोशलिस्ट लीनिंग वाली मूवीज आ रही हैं। अब आप सोचेंगे इंडिया में सोशलिस्ट लीनिंग क्यों आ रही थी? अरे मास जिस तरह का है उस तरह की तो मूवीज होंगी। अगर मासेस में गरीबी है, लोअर मिडिल क्लास है, तो जाहिर सी बात है उसको ऐसी मूवीज दिखानी है जिससे उसको अपनी स्थिति में प्राउड फील हो कि अगर मैं गरीब हूं तो ठीक है, मतलब आई शुड बी प्राउड ऑफ इट, क्योंकि जो अमीर होते हैं तो खराब होते हैं, शोषण करते हैं। तो ये बिल्कुल आइडियोलॉजिकल मैच था। ये तो वाली बात हो गई हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। ऐसा लग रहा था तो रशियन मतलब यूएसआर एंड इंडियन मूवी इंडस्ट्री को। इसके बाद स्टालिन की डेथ हो जाती है और लीडर नए आते हैं, निकिता क्रुश्चेव। अब सबने सोचा कि शायद स्टालिन ने जो स्पेस हमें दिया था सॉफ्ट पावर का, P2P का, तो शायद अब वो चला जाएगा। नहीं, निकिता क्रुश्चेव ने कहा अभी तो ट्रेलर था, अब आगे देखिए हम क्या क्या करते हैं। निकिता क्रुश्चेव थे, उनका पहला एजेंडा था कि हम डी स्टालिनाइजेशन करेंगे। इसका मतलब ये होता है स्टालिन ने अपने समय में बड़े स्तर पर पर्जिंग की थी, मतलब लोगों को दबाया भी था। तो निकिता क्रुश्चेव कह रहे थे कि स्टालिन के समय में सोवियत यूनियन बदनाम हुआ है कि वो वीक हो गया है, वो वीक हो जाएगा, लोगों का शोषण हुआ है। तो इन्होंने कहा कि हम डिस्टेलाइजेशन करेंगे, यानी कि हम नए तरीके का इस्तेमाल करेंगे। नए तरीके का मतलब अगर स्टालिन ने डर का इस्तेमाल करा है तो हम अट्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे। और मुझे बताइए सिनेमा से बड़ा अट्रैक्शन क्या हो सकता है? सिनेमा से आप लोगों के दिमाग पर कंट्रोल कर सकते हो, उन्हें खुशी दे सकते हो, राइट। तो ऐसे में उन्होंने एक स्कीम चलाई कि एक तो जो लोगों की नीड्स हैं उनको सरकार प्रोवाइड करेगी, यानी कि प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करेगी ऐसी चीजों के जिससे कि हमारी जनता जो है अट्रैक्ट ना हो टुवर्ड्स वेस्ट, तो नेसेसिटीज को प्रोवाइड करेगी। लेकिन साथ साथ में इन मूवीज के थ्रू
वो उनके बिहेवियर को भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, एवरीडे नीड्स को, कंजप्शन को कोशिश करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मूवीज में दिखाया जा रहा है कि ये कंज्यूम करना खराब है, तो जाहिर सी बात है लोगों की साइकोलॉजी पर प्रभाव पड़ेगा। अगर मूवीज में दिखाया जा रहा है कि ज्यादा कपड़े नहीं लेने चाहिए, ज्यादा चीजें नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ज्यादा चीजें लेना ये इविल है, तो मुझे बताइए क्या वहां के लोग जो हैं ज्यादा कंज्यूमरिस्ट बनेंगे? क्या नहीं बनेंगे, यानी कि वो ज्यादा लेने को खराब मानेंगे। और आपको नहीं लगता कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो तो ज्यादा लेने पर, कंज्यूम करने पर बनी हुई है, राइट? उसी से प्रॉफिट चलता है। तो ऐसे में उन्होंने सहूलियतें भी दी, जैसे कि देखिए न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, परफ्यूम, क्लोथ्स, कॉस्मेटिक, ये सब चीजें उस टाइम पर चल रही थी, काफी पॉपुलर हो रही थी, लेकिन ये अट्रैक्ट ना हो उनकी जनता वेस्ट के इन मेथड्स की तरफ, तो इन्होंने मोडेस्टी और रेस्ट्रेन के आइडिया को यहां पर फोर्स किया थ्रू मूवीज। और ऐसी मूवीज कहां पर बन रही थी? भारत में बन रही थी। तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपकी मूवीज को यहां पर सपोर्ट करेंगे, राइट? आप कहेंगे सर वो खुद क्यों नहीं बना लेते? देखिए खुद बना सकते थे, खुद तो बना ही रहे थे, लेकिन बात यह ना कि इंडिया में ऑलरेडी प्रोडक्शन का अच्छा खासा पेस था, तो जो बना बनाया है एक तो उसको इंपोर्ट कर लो, तो उससे तो काम ये हो जाएगा ना, लोगों की साइकोलॉजी पर असर पड़ेगा, वो सोशलिस्ट लीनिंग होंगे, राइट? नंबर वन। दूसरा, इससे इंडिया के साथ और करीबियां बढ़ेंगी, दोनों फायदे हो रहे थे। 1940s में एक अलग से डिपार्टमेंट बना था इसके लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ सोवियत यूनियन, स्पेसिफिकली फॉर फिल्म्स। उसका नाम देखिए क्या था, सोवेक्सपोर्ट फिल्म। और ये अलग से, ये जो डिपार्टमेंट था ये एक लार्जर बॉडी के अंदर था, जो स्टेट कमिटी फॉर सिनेमेटोग्राफी थी, जिसको वो गॉस्किनो कहते थे। तो गॉस्किनो के अंडर ये डिपार्टमेंट, देखने मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, मूवीज के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाया हुआ था। और इसने अपने रीजनल ऑफिस देखिए कहां खोले थे, बॉम्बे में खोला था, मद्रास में खोला था, कैलकाटा में खोला था। ना तो बंगाली मूवीज को छोड़ेंगे, ना जो मद्रास की मूवीज है उनको छोड़ेंगे, ना ही बॉम्बे। बॉम्बे वाज द हब, राइट? जो पहली मूवी इस डिपार्टमेंट ने स्पेसिफिकली इंपोर्ट की थी वो थी धरती के लाल, ये, और फिर चिनामुल, ये सेकंड थी। अब इंपोर्टिंग लेकिन क्वेश्चन से कर रहे थे, जो मैंने आपको गॉस्किनो के बारे में बताया, तो गॉस्किनो का काम यह था कि जो भी इंपोर्ट करे ना मूवी, जरा इसको देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें वेस्टर्न प्रोपेगेंडा हो। तो यानी कि वो इस पे वेरीफाई कर रहे थे और उसके बाद बुर्जुआ प्रोपेगेंडा वाली मूवीज को अलाउ नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे ऐसी मूवीज ही प्रोग्रेसिव हैं जो मूवीज सोशलिस्ट एजेंडा को सपोर्ट करती हैं। बाई नेशनल को प्रोडक्शन हो रहा था, यानी को प्रोडक्शन का मतलब है दोनों मिलकर भी प्रोड्यूस कर रहे थे, जिससे कि दोनों के देशों में कुछ जो चीजें कॉमन है उसको और ज्यादा बड़ा करके दिखाया जा सके, जिससे कि ऐसा लगे कि अरे यूएसएसआर और इंडिया तो एक दूसरे के लिए बने हैं, उनको भी लगे अरे इंडिया और हम एक ही तो हैं, एक जैसे आइडियाज हैं। तो जानबूझकर ऐसे नैरेटिव्स को फैलाया जाता है, जरूरी होता है रिलेशंस को और ज्यादा प्रगाढ़ करने में। लेकिन ये जो रिलेशन था इसमें ब्रेकअप आ गया 1991 में, क्योंकि 1991 से हमने एलपीजी को अपनाया और 1991 यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। तो उसके बाद इंडिया में जो मूवीज है उसका भी टाइप आप देख रहे होंगे बदला है, राइट? 1990s के बाद और रिसेंट आप मूवीज देखें और उससे पहले की मूवीज देखें तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, राइट? इंडियन लिबरलाइजेशन को अपना चुका था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को अपना चुका था, तो कैपिटलिस्ट टेंडेंसीज आ चुकी थी। और उसके बाद जो इंडियन मूवीज हैं वो ग्रेजुअली डिसअपियर हो गई वहां से, और जो यूएसआर डिसइंटीग्रेट होकर अलग 15 स्टेट्स बनी, जो ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस बने, वहां पर भी एक्चुअली स्पेस किसने कैप्चर कर लिया? हॉलीवुड ने कैप्चर कर लिया, यानी कि यूएसए की मूवीज पॉपुलर हो गई। अगर दुनिया कैपिटलिस्ट की तरफ जा ही रही थी तो उसमें कैपिटलिस्ट का सबसे बड़ा मॉडल तो क्या है? हॉलीवुड है, तो उनकी मूवीज ने कैप्चर कर लिया माहौल। अब यूक्रेन वॉर के दौरान कहा जा रहा है कि इंडिया के सामने एक और अपॉर्चुनिटी है रशिया के इस सॉफ्ट पावर एंगल पर एक्चुअली और ज्यादा मजबूत होने का। मतलब क्या है? रशिया पर सैंक्शंस हैं। ऑलरेडी हॉलीवुड के कितने सारे हाउसेस ने कहा है कि हम अपनी मूवीज के वहां पर सप्लाई नहीं करेंगे, हमारी मूवीज वहां पर नहीं चलेंगी, सस्पेंशन है। अगर ये सस्पेंशन है और ऑलरेडी लोगों के अंदर चाव है कि मूवीज तो देखनी है, तो जाहिर सी बात है इंडियन जो मूवी इंडस्ट्री है, नॉट जस्ट बॉलीवुड, उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है? अरे बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है, हम उनकी मूवी स्पेस को कैप्चर कर सकते हैं फिलहाल, राइट? और ऐसे में सिग्नल ये भी मिले हैं कि रशिया वुड लाइक टू इनवाइट प्रोडक्शन ऑफ मूवीज देयर, यानी कि वहीं पर आइए और शूट करिए, वहां वो हमें सहूलियतें देना चाहता है। लेकिन इन सहूलियतों का रिस्क भी है। रिस्क क्या है कि अगर हमने वहां पर मूवी प्रोड्यूस करी और हम भी अपनी मूवीज को दुनिया भर में जगह जगह चलाते हैं, बिकॉज इंडियंस यूएस में भी हैं, यूरोप के कितने सारे देशों में भी हैं, तो आपको नहीं लगता ऐसी मूवी जो रशिया में एक्चुअली प्रोड्यूस हुई हैं, रशिया की को प्रोडक्शन से हुई हैं, तो जाहिर सी बात है अब वहां पर उन पर बैन लग सकता है, तो ऐसे में नेट रेवेन्यू पर वहां पर लॉसेस आ सकते हैं, उन पर सैंक्शन लग सकता है। तो ये भी रिस्क है, हमें फैक्टर इन करना पड़ेगा। नाउ
Examine the USSR-India cinema link as tool to boost relations and managing domestic ideological needs of USSR। तो आपको बताना है, एग्जामिन करना है कि यूएसआर और इंडिया का जो सिनेमा लिंक है इसको कैसे इस्तेमाल किया गया टू बूस्ट आर रिलेशंस, जो अभी हमने बात की, और साथ में इसका कैसे खुद आइडियोलॉजिकल इस्तेमाल था, मतलब आइडियोलॉजिकली उसको फायदा था यूएसआर को इंडिया की मूवी इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करने में। तो इस बात को आपको इसमें बताना है। तो आई थिंक आप में कॉन्फिडेंस आया होगा। ये पीडीएफ में यहां पर अपलोड कर दूंगा शशांक त्यागी फॉर यू टेलीग्राम ग्रुप में। इंस्टाग्राम पर सारे अपडेट्स आते रहते हैं। त्यागी लाइव आपका डिस्काउंट कोड है studyIQ.com पर। 2024 की आप तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर जर्नी। कोई भी आपका डाउट है तो यू कैन कनेक्ट विद मी हियर। कमेंट्स में बताइएगा कि आपका क्या विचार है इस पर, और वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं।